हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो भी अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन दोनों का जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालने का तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे हमने देखा था, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है समझो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, आसपास के एरिया में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये निकालता रहता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स goes away from the positive charge, right? अब ये सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पूरे एरिया में फैले हुए हैं, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है बराबर। एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, लेट से यहाँ लिया हमने। नेगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रखता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके टुवर्ड्स में आते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में आते रहते हैं। समझ में आ रही? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस है, ये एक्चुअल में आपको दिखता नहीं है, ये हमारे आईज के लिए विजिबल नहीं है, पर ये निकालते रहते हैं। तो ये पूरे एरिया में क्या बना हुआ है, इस चार्ज का इफेक्ट है, इस चार्ज का असर है, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? अब देखो, ये यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस चार्ज से अवे जा रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे अवे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। समझा? यानी कि अब इसके फील्ड में कोई एक चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, ये उसे अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके फील्ड में, यानी कि इसके इस रीजन में कोई एक चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, उसे धक्का मारेगा, उसे पुश करेगा, राइट? और हम फोर्स का मतलब क्या पढ़ते हैं, फोर्स मतलब यही ना, या तो पुल करो या तो पुश करो। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, या तो हम पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, उसी को फोर्स कहते हैं। तो ये करेगा पुश, धक्का मारेगा, और ये करेगा पुल, खींचेगा। समझ में आ रही? अब अगर देखो, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये चार्ज से अवे होगा ऐसे, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, रेडियली इनवर्ड, मतलब अपने तरफ, टुवर्ड्स में होगा, और इसका अवे होगा। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है ये तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिंपल सा है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास के एरिया में अपना असर बनाया रखता है, अपना इफेक्ट बनाया रखता है। और वो इफेक्ट क्या होगा, या तो पुश करने का होगा या तो पुल करने का होगा, मतलब अपनी असर बनाए रखता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो समझा। पर पॉइंट ये है कि लेट से ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहां से कुछ डिस्टेंस के दूर पे लिया मैंने, मान के चला कि यहां से कुछ r डिस्टेंस के दूर पे यहाँ एक पॉइंट है समझो, लेट से पॉइंट का नाम देता हूं P पॉइंट है। अब मैं चाहता हूं कि ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना रहेगा। मैंने क्या कहा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बोल रहा हूं, कितना मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। तो अगर मुझे इस चार्ज की इंटेंसिटी देखनी है,
मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको दिखाते हैं ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी मैं अच्छी तरह जानता हूं। देखो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इस चार्ज का कुछ तो इंटेंसिटी होगा, कुछ तो लेगा। लेट से मैंने उसको बता दिया ई वेक्टर, लेकिन वही इंटेंसिटी यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, लेट से यहां पर कोई बी पॉइंट है, इस चार्ज की इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, बराबर ना, क्योंकि ये पॉइंट पास में। तो ये जो चार्ज के यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे, उसकी क्राउड यहां पर ज्यादा होगा, तो इसकी इंटेंसिटी यहां ज्यादा बनेगा। चलो इधर जो भी इंटेंसिटी बनती है, लेट से मैं इसको ई बी वेक्टर कह देता हूं, यहां जो इंटेंसिटी बनेगा ई पी वेक्टर कह दिया, तो ई बी वेक्टर इधर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ई पी वेक्टर, मतलब ई बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ई पी वेक्टर। होना चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए, बात सिंपल है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमें ये ई निकालना है। अब ये ई का डायरेक्शन कैसे होगा, यहां जो भी बन रहा है समझो, इधर जो भी इसकी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू का डायरेक्शन कहां पर होगा, अवे, अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये क्या कर रहा है, इधर धक्का मार रहा है। और मान के चलो, चलो ये नेगेटिव चार्ज है ना, मैं इसका निकालना चाहता हूं, मैं यहां पर ये पॉइंट पी पॉइंट है समझो, इसने भी कुछ तो इंटेंसिटी बनाया होगा, मतलब इधर कुछ ना कुछ इसकी इंटेंसिटी बनेगी, और जो इंटेंसिटी यहां बनेगी वो कैसे होगा, उसका डायरेक्शन कहां पर होगा, पी से इधर क्यू की तरफ। चलो यहां पर एक पॉइंट लेते, ये ओ पॉइंट है समझो, ओ पॉइंट पे क्यू माइनस क्यू चार्ज बैठा हुआ है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी यहां पर कुछ तो बनेगी पी पॉइंट पे, पर डायरेक्शन कहां पर होगा, इसके तरफ होगा, मतलब अपने तरफ, ओ पॉइंट के तरफ होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इसके टुवर्ड्स में बनेगी। अगर इसने इधर कुछ इंटेंसिटी बनाया समझो, तो इसकी इंटेंसिटी इसके टुवर्ड्स में होगी, और इसकी इंटेंसिटी इससे अवे होगा, मतलब इस तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अवे जाते रहते और इसके टुवर्ड्स में आते रहते। समझ में आ गए, क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो एक काम करते, यहां पर हम एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब इसका है ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसने बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को निकाल रहा है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाल रहा है। अब इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूं, एक चार्ज लेके आता हूं, वो चार्ज का नाम है क्यू नॉट चार्ज, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसी को कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, यानी कि इस चार्ज पे हम खाली टेस्ट करेंगे, हमें जो चाहिए वो निकालेंगे इसकी हेल्प लेकर, इसकी मदद से। और ये क्या है, यूनिट है। अब यूनिट मतलब क्या, 1, यानी कि 1 कूलम का चार्ज होगा समझो, और बहुत ही छोटा चार्ज होगा, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही स्मॉल रहेगा, और इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनेगी, मतलब ये किसी पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, समझा। अब ये कैसा है, पॉजिटिव वाला है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ही है, 1 कूलम वाला है, 1 कूलम का चार्ज है समझो, और ये पॉजिटिव है, और ये किसी पे कोई असर नहीं करेगा, ये बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको हम यूज करने वाले हैं, बराबर। देखो जैसे हम देखते हैं कभी मेडिसिन वाली कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, अभी कोई अगर मेडिसिन निकाली है तो पहले चूहे पे ट्राई करेंगे, चूहे को देंगे, चूहे अगर बराबर जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके हिसाब से उनका एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो गया तो मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। तो पहले किसी ना किसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, अब एक्सपेरिमेंट अगर सफल होगा तो प्रोडक्ट को बेचेंगे,
अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ चेंज करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये जस्ट एक टेस्ट चार्ज है, इस पे हम कुछ काम करने वाले हैं, ये किसी पे कुछ असर नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी ये अपना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जो कि आसपास के एरिया में क्या बना के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। अब मैं ये चार्ज को उठाकर लेके आता हूं और यहां रख देता हूं। मान के चलो यहां पर कौन सा पॉइंट है, लेट्स से ये P पॉइंट है। तो मैंने ये चार्ज को ले जाकर यहां पर ये P पॉइंट के यहां पर रख दिया, तो Q0 चार्ज यहां पर आ गया। अब आपको पता है यहां पर पहले से कौन था, प्लस Q चार्ज, और ये आसपास के एरिया में क्या बना के रखा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, सभी जगह पे होगा। कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। अब जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा रहेगा, जितना दूर रहेंगे उतना कम रहेगा। तो अभी P पॉइंट पे Q0 चार्ज आ गया है, और इसकी आदत क्या है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जब Q0 चार्ज यहां पर आके बैठ गया तो उसके ऊपर अभी Q0 चार्ज यहां पर आया है। अब उसको ऐसा फील कर रहा है कि यहां से किसी ने धक्का मार रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे धक्का लग रहा है उसके ऊपर, मतलब यहां से क्या हो रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा। और फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, Q0 चार्ज। मतलब ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, समझा क्या, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इस पे कहीं से फोर्स आ रहा है ऐसा लग रहा है, और कैसा वाला फोर्स, धक्का मारने वाला फोर्स। ऐसे जा रहा है, वो इधर जा रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, धक्का मारा जा रहा है। कौन मारा है धक्का, मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर, समझा। अब सोचो कि इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको निकाल लिए और हम यहां लेके आते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको जरा हटा लेते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है कि ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाए रखता है, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके टुवर्ड्स में जाते रहते, यानी कि इतने पूरे रीजन में इसका इफेक्ट है, इसका क्या है, असर है। अब इसके रीजन में मैंने चार्ज को लेके आया, किसको, अपना ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चूहा टाइप का चार्ज ना। तो इसको लाके हमने यहां रख देते इधर, क्या है ये Q0 चार्ज। अब ये किसका फील्ड है, पूरा इस चार्ज का फील्ड है, यानी कि पूरा एरिया, ये पूरा मोहल्ला इसका है। उसके मोहल्ले में कौन आ गया, ये आ गया। तो अब ये क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर बन रही है ना, इस तरफ बनेगी। पॉजिटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, अवे बनती है, दूर जाता है। नेगेटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होती है, टुवर्ड्स, खुद के तरफ, देखो खुद के तरफ, यहां जाएगा ऐसे। तो इसको कैसे फील होगा कि कोई इसको खींच रहा है। अब ये इधर आ गया, फोर्स ऐसा आ रहा है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इसको पुलिंग फोर्स महसूस होगा, पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे खींच रहा है, यानी कि खींचने का फोर्स इसके ऊपर आएगा, किसके वजह से, इसके वजह से। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि ये जो चार्जेस हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अपनी आसपास के एरिया में क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखती है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ज लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और हम बोलेंगे यहां से लेट से R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूर पे कोई एक पॉइंट है P पॉइंट। तो ये P पॉइंट पे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना स्ट्रेंथ, दैट इज E वेक्टर। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ वैल्यू बनाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना वैल्यू, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हम यही स्टडी करेंगे कि एक चार्ज कितनी इंटेंसिटी क्रिएट करता है, ये हम देखेंगे। समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको निकाल लेते हैं।
तो देखो अभी यहां पर हम समझते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक का नाम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा ये निकालना है। अब अगर हमने ले लिया कि लेट से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बता दिया ये O पॉइंट है समझो, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहां से कुछ डिस्टेंस के दूर पे यहां पर ये पॉइंट है P पॉइंट, और ये P पॉइंट O पॉइंट से कितने डिस्टेंस के दूर पे है, R डिस्टेंस के दूर पे है। अब यहां ये चलो ये P पॉइंट ले लेता हूं, इधर जो चार्ज आया है वो है Q0 चार्ज। कौन सा चार्ज है, Q0, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले बताया कि इसका तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ये किसी पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, ये जस्ट एक टेस्ट चार्ज है, हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब पहले से ये पूरे एरिया में, यानी कि यहां से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे थे ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूसली जा रहे थे। यानी कि इस पूरे स्पेस में, ये पूरे रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो उसमें कोई एक पॉइंट होगा P पॉइंट, यहाँ पर P पॉइंट है, कहीं इधर B पॉइंट होगा, कहीं C पॉइंट होगा, कहीं D पॉइंट होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब वहां पर आ गए Q0 चार्ज। अभी Q0 चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। कौन एक्सर्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि इसकी तो टेंडेंसी है, प्लस Q चार्ज है, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जो भी इसको फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा, मतलब फोर्स इसके ऊपर आया होगा, है ना, वो फोर्स कितना रहा होगा बताओ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने क्या देखा था कि जो भी फोर्स होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के। जो भी चार्जेस है जिनके बीच में फोर्स होने वाला है, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, जो भी चार्जेस है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को लेना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव, है ना। ये इधर प्लस क्यू रहेगा तो भी क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू रहेगा तो भी क्यू लिखेंगे, इधर क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते थे। लेकिन अभी देखो ये जो के हैं ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हर एक मीडियम का अलग होता है। जैसे वाटर, अगर यहाँ पर वाटर होता तो के का वैल्यू कितना होता, 80 या 81 होता। अब अगर यहाँ का मीडियम एयर मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है, यानी कि वैक्यूम है या एयर है, तो के का वैल्यू कितना था, 1। तो अभी हम मान के चलते कि दोनों चार्जेस को हम कौन सी मीडियम में रखे हैं, या तो हम एयर मीडियम में रखे हैं या फिर हम वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ जो है ये पूरा स्पेस है, वैक्यूम है समझो या एयर मीडियम है, के का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। ये है फोर्स की वैल्यू, लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कैसा वाला फोर्स हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर ही फोर्स आ रहा है, अंदर वाली फोर्स नहीं, बाहर, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो ये फोर्स ऐसे एग्जर्ट करेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की वैल्यू तो ये हो गई। अब अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आर कैप, मतलब अलोंग दी आर, समझा। या फिर ऐसे लिख दूं, यहां पर हम लिखते इधर अलोंग ओपी वेक्टर, मतलब ओपी, अलोंग ओपी डायरेक्शन। तो अलोंग ओपी को मैंने क्या बताया यहाँ पर, आर कैप, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया फोर्स, पक्का समझ में आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चार्ज की इस P पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो निकालना है। तो
तो कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी निकालने का एक सिंपल तरीका है कि इसके ऊपर ये जो पर कूलम वाला चार्ज है, मान के इसमें हमने क्या बोला था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज, इस 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स आया, मतलब फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स आया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब अगर आप यहां पर लिखोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि इस पे कितना एक्सर्ट होगा, इतना ही तो होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप है, ये हो गया एफ का, नीचे क्या है, क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर कैप। समझ में आ रही, इतना होगा। अब अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में देखोगे, इन मैग्नीट्यूड, अभी ये तो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी लिखा ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन मैग्नीट्यूड में हम वैल्यू कितना बताएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा आपका फॉर्मूला। मतलब इस पे, इसने, यानी कि ये P पॉइंट पे इस Q चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना के रखा, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इतना। अब ध्यान से देखो, इधर अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहां अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है तो इधर इस पॉइंट पे किसकी इंटेंसिटी निकालना है, इस चार्ज का, तो वो चार्ज यहां पर लिखो। कितनी डिस्टेंस के दूर पे निकालना है, आर डिस्टेंस, तो आर डिस्टेंस का स्क्वायर करो। ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है, कितना वैल्यू था, 9 इंटू 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। चलो एक काम करते, इसको हम क्या करते, यहां पर कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट के मान लेते, तो क्या आ रहा था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखो ऐसा आ रहा है। मतलब इससे एक बात समझ जाओ, आपको यहां चाहिए इंटेंसिटी, तो किसका चाहिए, इसका चाहिए, तो वो चार्ज कितना है लिखो, और यहां से कितने डिस्टेंस के दूर पे चाहिए, आर डिस्टेंस के दूर पे चाहिए, आर डिस्टेंस का स्क्वायर करो, तो आपको पता चल जाएगा इसका पी पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी बनी, वो पता चल जाएगा। क्लियर हो गई है ना, कोई दिक्कत? लेकिन देखो अभी इसमें एक बात नोटिस करो, इसमें यह है कि आप यहां पर इंटेंसिटी निकालोगे तो इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, डायरेक्शन इधर होगा ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में, अलोंग ओपी डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये, ओपी डायरेक्शन में, ओ पी, ओ से पी की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगा। अब सोचो, इसके जगह पे हम कोई ये वाला चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या रखते हैं, नेगेटिव चार्ज, और ये अपना ओ पॉइंट है, समझो यहां पर पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ओ है। यहां से कितने डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, ये सेम वही डिस्टेंस, और वहां पर कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इधर वही चार्ज आया क्यू नॉट। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इधर इंटेंसिटी बनाएगा ना, इंटेंसिटी बनाएगा, तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा, ई वेक्टर होगा, और उसका आंसर क्या आएगा बताओ, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ये एयर मीडियम है तो यहाँ पर नॉट इंटू के लिखते थे ना, के का वैल्यू 1 हो गया, सब कुछ सेम है, वही मीडियम है। फॉर्मूला क्या आता पता है, सेम, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता। देखो यहाँ पर आप लिखते हुए क्या करोगे, ये चार्ज को लिखते आप तो माइनस क्यू लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अलोंग, कौन से डायरेक्शन में होता, इस तरफ होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां पर आती है,
अपनी तरफ, पुलिंग फोर्स, यानी कि इसके ऊपर पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होता है ऐसे। तो अलोंग पीओ, पीओ से की तरफ आता, पीओ, समझ में आ रहा है? इसकी जो वैल्यू है वो ये है, और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, अलोंग पीओ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता। समझ में आ रही? ये कैसा है, अलोंग ओपी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर, धक्का मारता है, पुशिंग, और ये इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स में, मतलब पुलिंग, खींचता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है, इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इतनी बनेगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपनी तरफ होगा, चार्ज के टुवर्ड्स में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। समझ में आ रही है? कहां गया, किधर लिखा है, देखो, सॉरी, इधर इतनी बनेगी, बराबर। और डायरेक्शन कहां पर होगा, उधर। दोनों की वैल्यू सेम है, चेक करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है। इसके अगर इसको भी अगर आप इन मैग्नीट्यूड में लिखते तो E इज इक्वल टू 1/4πε Q/r²। देखो दोनों का आंसर सेम टू सेम है, बस डायरेक्शन में फर्क है, ये इधर और वो इधर। समझ में आ गया? पक्का? चलो एक दो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के भी समझ लेते ताकि कॉन्सेप्ट और भी इजीली हो जाए, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा काम कर लेते। चलो बताओ, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या समझ में आ रहा है, फोर्स अपॉन चार्ज ना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, इसका क्या है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। अगर डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम हो गया। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, इधर E इज इक्वल टू एफ अपॉन करंट इनटू टाइम हो गया। इसका डायमेंशन कैसे निकालते, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2 और नीचे का I1 और T1 है ना। तो ये ऊपर जाता तो क्या बन जाता, ये L1 M1 T-2, और ये ऊपर आएगा तो I-1, और ये T1 ऊपर आया तो T-1 हो जाता। और फाइनली फॉर्मूला क्या मिलता आपको, यहां पर देखने को मिलता कि E इज इक्वल टू L1 M1, देखो ये -1 और ये -2, तो T-3 और क्या I-1। कुछ बुक्स में ऐसे दिया रहता है L1 M1 T-3, ये जो I है ना, करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर -1 भी ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये उसका डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या पढ़े हमने, न्यूटन पर कूलम पढ़े, यूनिट क्या आ रहा था, न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन ये आ रहा है ना। आगे जाके इसका एक और यूनिट आएगा जहां पर वोल्ट पर मीटर आपको देखने को मिलेगा, वो कैसा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने एक बात पक्का समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वहां पर कितना चार्ज है वो वाला, और उधर कितना फोर्स आया था वो वाला, ये हो गया। फिर इसके आगे हमने फॉर्मूला पढ़े कि 1/4πε0, आप कौन से चार्ज का निकाल रहे हो वो चार्ज, कितने डिस्टेंस के दूर पे निकाल रहा है उसका स्क्वायर, ये हम समझ गए। यानी कि अभी हमको दो फॉर्मूला दिख रहे हैं, आगे एक और फॉर्मूला दिखेगा आपको, वो भी आपको समझ में आएगा। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। देखो अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक काम करते हैं, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहला एक बात समझ लो, बेसिक वाली बात है, यहां पर कोई चार्ज है समझो +Q1, ठीक है, यहां पर +Q1 चार्ज लिया मैंने। तो ये यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है, कोई कुछ तो बना, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन गया। यहां पर एक चार्ज है, इधर है -Q2, ठीक है। अब लेट्स से यहां पर हमने क्या लिया, P पॉइंट लिया, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कुछ तो बनेगी इसका, लेकिन ये माइनस चार्ज है ना, नेगेटिव है, तो इसकी इंटेंसिटी उस तरफ बनेगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस तरफ E2, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये वाले पॉइंट पे वो इस तरफ बन रहा है, यानी कि इस तरफ E1।
देखो P पॉइंट पे इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी कि E2 इधर जा रहा है ना, और E1 भी इधर जा रहा है। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, उन दोनों को एडिशन कर दे, E1 प्लस E2, है ना, यानी कि E नेट क्या होगा, उनका एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन। इतना तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे इसका आंसर मैंने लिया कि 2 माइक्रोकूलम है समझो, ठीक है, और इसका हमने लिया कि 3 माइक्रोकूलम है, और ये कौन सा है, माइनस में। तो ये इधर, अब मान के चलो कि ये जितना डिस्टेंस के दूर पे, ये भी उतना ही डिस्टेंस के दूर पे बना रहा है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे बना रही है, ठीक है। तो अभी देखो ये इसका निकालना है मुझे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर चाहिए तो Q1 अपॉन क्या रहेगा, R², ठीक है। उस वाले का क्या रहेगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ Q2 अपॉन R² लिखते हैं, बराबर कि नहीं। और दोनों को क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो इसका जो है वो कितना लिया, 2 माइक्रोकूलम लिया। अब देखो 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। अभी देखो ये कितना, माइनस। अब आप इधर माइनस चार्ज नहीं लिखते क्योंकि उसका पॉजिटिव लिखना होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, ये ऐसे है। अब इधर क्या लिखोगे आप, इसका एडिशन करोगे, -3 की जगह पे 3 माइक्रोकूलम आएगा, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम है ना, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम। हम माइनस नहीं लिखते क्योंकि हमारा यहाँ पर मैग्नीट्यूड चार्ज लिखना होता है, राइट। दोनों को अगर आप एडिशन करोगे, इसकी वैल्यू फिक्स है। मान के चलो R इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर है, ये भी कितना 1 मीटर है समझो। तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर और यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितना आता है, यहाँ पर ये आता है 9 × 10⁻9 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गया 9 × 10⁻9 आ गया। अब ये 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 9 18, और यहाँ पर देखो ये 9 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा, 3, तो इतना रहेगा। ये न्यूटन पर कूलम हो गया। इसका देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 3 कितना आएगा, 18, और ये 9 2 18, सॉरी 9 3 27, माफ करना, 9 3 27, 9 में से -3 गया तो कितना, 10⁻+3 न्यूटन पर कूलम हो गया। आपको क्या करना है, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, एडिशन करना है। देखो एडिशन हुआ है, तो दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड में लो, क्या किस में लेंगे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में चाहिए। तो क्या करोगे, E इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन करो। देखो 9 × 10⁻9 है और वहां पर 27 × 10⁻9 कितना, 9 है। तो यहाँ क्या होगा, देखो 9 प्लस है क्या, यहाँ पर ये 27 और 10⁻, कितना ये है 3, माफ करना, ये 3 है और ये कितना 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36, है ना, 336, 10⁻, कितना है ये 3, तो 3 न्यूटन पर कूलम, इतना आ गया। समझा। तो ऐसे सॉल्व करना होता है कि दो वेक्टर, दो चार्जेस हैं, दोनों यहाँ पर एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। हमने कहा कि भाई साहब दोनों सेम पॉइंट पे है तो क्या करें, तो उनका एडिशन ऐसे कर लिया। समझ में आ गया। अब अगर सोचो उल्टा होता तो, मतलब से यहाँ पर ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो कैसा होता। अब E1 है वो इधर जा रहा था, है ना, और इसका जो E2 है वो भी इधर होता, क्योंकि ये प्लस हो गया तो वो यहां पर हो जाता है ऐसे, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम इसका जो नेट निकालते हैं। देखो दो वेक्टर अभी ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, दो वेक्टर ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, तो ऑपोजिट में काम करेंगे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब बड़ा कौन होगा, देखो ये E1 कितना है, इसका 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर E2 माइनस E1 कर लेते हैं, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, ये ऐसा होता, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्लियर है। क्योंकि ये कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, ये वेक्टर यहाँ पर, ये वेक्टर यहाँ पर,
दो वेक्टर ऑपोजिट में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होता है। हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़े है ना, तो वो वाला हो गया, समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसको निकाल लेते हैं और यहां पर ऑलरेडी जो लिया था उसको समझ लेते हैं। देखो एक बात नोटिस करो, अभी हमने जो पढ़े ना उसमें हम दो ही चीजें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि एक चार्ज, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां चला गया, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहां चला गया, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो ई नेट या फिर ई रिजल्टेंट क्या आ रहा था, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यही हो रहा था ना। दूसरा हमने देखा कि एक का E1 यहां जा रहा है और दूसरे का E2 यहां आ रहा है। ठीक है, मान के चलो कि ये वाला 2 माइक्रोकूलम है और ये वाला 3 माइक्रोकूलम है। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहेगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, क्योंकि मैंने ये बड़ा लिया है ये छोटा लिया है, तो इसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। कंडीशन अप्लाई क्या है कि यहाँ का डिस्टेंस दोनों का ये पॉइंट पे सेम होगा, ये लेके चला है मैं डिस्टेंस, फिर ऐसा नहीं बोला है कि डिस्टेंस अलग अलग है, ऐसा मेंशन नहीं किया, मैं डिस्टेंस दोनों का सेम लेके चल रहा हूँ, तभी की बात है। ठीक है, वो वेरी होता है, देखो डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर E जो है उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा था, Q अपॉन R स्क्वायर आ रहा था, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब ये बढ़ गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ये कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ये रेडियस भी, यानी कि रेडियस बोल दिया, ये जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है, उसका भी फैक्टर इफेक्ट करता है ना। तो हमने ये देखा ये कभी है लीनियर में हो रहा है, या तो लीनियर में अपोज कर रहे हैं या तो लीनियर में असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग हुआ तो, जैसे कोई यहाँ जा रहा होगा कोई यहाँ जा रहा होगा, तब क्या, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P पॉइंट है, अब मैंने यहाँ ले लिया, लेट से एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ कहीं लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, इधर माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर कोई है प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, इधर बनाएगा, तो इसका आ गया E1 वेक्टर। ये माइनस Q है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसे रहेगा, P पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, और कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, मतलब E2 यहाँ हो गया। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ये कैसा था, लाइन में थे तो एडिशन कर लिए, ये कैसे थे, लाइन में थे अपोज कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन कर लिया। ये ऐसे नहीं है, दोनों लाइन में नहीं है, अलग अलग है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। अब वो रिजल्ट भी कैसा होता है कि अगर ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट थोड़ा इधर झुक जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो इधर झुक जाएगा, पर रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं तो आएगा, तभी इन दोनों के बीच में, यानी कि ये E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो भी इफेक्ट करेगा। और इसका फॉर्मूला कैसे पढ़ोगे, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, E1 वाले का स्क्वायर और E2 वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2। हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। और यहां पर क्या था, कॉस थीटा, थीटा कौन है, ये वाला, और ये हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़े हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हमने पढ़े इसके बारे में, है ना। तो ऐसे करना होता है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन लेके समझते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिए, यहाँ हम लेंगे नेगेटिव चार्ज लेंगे। अब ये हमने बता दिया कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो आपको पता है कि यहाँ का एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा और यहाँ 60 डिग्री होगा। सारे डिस्टेंस क्या होंगे, ये जो ईच साइड क्या होगा, सेम होगा। तो मान के चलो यहाँ पर ए ले लिया, ए ले लिया, ए ले लिया, और एग्जाम्पल के लिए ये 1 मीटर है, ऐसे हम लेके चलते एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P पॉइंट, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, रिजल्टेंट वो निकालना है। तो जो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, तो कैसे बनाएगा, इधर बनाएगा, ऐसे E1 वेक्टर। और जब ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, अपनी तरफ बनाएगा, ऐसे, ये क्या, E2 वेक्टर। तो अब मुझे बताओ, ये लाइन ऐसी है तो हर ये लाइन में पूरा कितना एंगल होता है, 180 होता है। ऐसे में यहां पर कितना बता दिया, 60 बता दिया,
तो ये कितना रहेगा 120 होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा, और ये क्या है अपना थीटा है। अब एक वेक्टर यहां जा रहा है, एक वेक्टर यहां जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा बन गया, तो रिजल्टेंट कहां होगा, कहीं यहां होगा या कहीं इधर इधर होगा। अब अगर ये और ये दोनों सेम आ गए ना तो रिजल्टेंट बराबर बीच में आ जाता है, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट निकालना है हमें। कैसे निकाले, कैसे देखो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला A1 इज इक्वल टू 1/4πε0। अभी एयर मीडियम समझ के चलते हैं, वैक्यूम मीडियम तो ε0 तक ही लिखेंगे, है ना। हमें इसका निकालना है तो क्या रहेगा, Q अपॉन यहाँ का डिस्टेंस कितना, A का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, और ये Q रहेगा, अब इसकी वैल्यू मैंने मेंशन नहीं किया, और A का कितना है यहाँ पर 1 है ना। तो ये 9 है, ये Q है, यहाँ पर क्या है, प्लस Q है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको K मान ले, इजी करते हैं, चलो ये K ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर K, A स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो जाएगा, है ना। तो Q ये नीचे कितना रहेगा, 1 स्क्वायर, मतलब E1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, KQ आ रहा है, क्या आ रहा है, KQ आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये E2 भी कितना आएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर देखो Q अपॉन, यहाँ पर क्या, A स्क्वायर। अभी देखो यहाँ लिखते हुए क्या लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, ये वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। तो E2 इज इक्वल टू, अभी वेक्टर हटा दो, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है कितना, इसको हम K मान लिया, अब ये Q है अपना, और नीचे A स्क्वायर मतलब 1 आएगा, तो ये आ रहा है। इससे क्या समझ रहा है आपका, E1 E2 दोनों सेम आ रहा है, मतलब E1 जितना रहेगा उतना ही E2 रहेगा, यानी कि इसको हम E मान लेते हैं, दोनों सेम है तो हमने E कंसिडर कर लिया। अब देखो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, कैसे सेम आ रहा है, E1 E2 दोनों सेम आ रहा है, मतलब रिजल्ट कैसा रहेगा, दोनों के बीच में से गुजरेगा, और ये रहेगा ER। तो फॉर्मूला क्या था, √ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा रहेगा, है ना। ER इज इक्वल टू, E1 को हमने क्या लिया, E1 को E लिखेंगे, E2 को भी E लिखेंगे। तो यहाँ देखो E स्क्वायर, अब ये E और ये E, कॉस थीटा कितना है, 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का आंसर कितना होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 हो गया, है ना। 180 में 60 गया तो 120 आता है, राइट। अब देखो यहाँ पर ऐसे करते, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। यहाँ पर सब लोग प्रेजेंट होते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्रेजेंट होता है, इसमें टैन और कॉट प्रेजेंट होता है, इसमें कॉस और सेक प्रेजेंट होते हैं। यहाँ 180 बोला है मतलब ये वाला, 180 माइनस है मतलब ये क्वाड्रेंट। देखो अभी इधर 180 है, इन दोनों में से कोई भी अगर यहाँ रहेगा ना तो जो रहता है उसी को लिखना होता है, बाजू वाला जो है वो लिख देने को। 180 माइनस मतलब 180 है, माइनस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें तो ये कॉस नहीं है तो माइनस कॉस 60 वैल्यू का कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि कॉस 120 डिग्री का आंसर कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो अभी यहाँ देखो √ऑफ ये E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, अभी E इंटू E स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना -1/2 हो गया, 2 चले गए, तो √ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस E स्क्वायर, ये दोनों E स्क्वायर चले गए, तो फाइनली क्या बचेगा, E स्क्वायर, और बाहर आएगा तो क्या आ रहा है E, यानी कि ER भी क्या आ रहा है, E आ रहा है, मतलब ये E आएगा। और E का आंसर कितना आ रहा है, देखो E का आंसर यही आ रहा है ना, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, K इंटू Q। समझ में आ रही है। तो ऐसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त इस तरह इसका सॉल्यूशन हो जाता है। पक्का समझा। एक और कोई एग्जांपल लेते, जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस निकालने का बता देते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी और हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है ना, यहाँ पर एक काम करते, इधर एक चार्ज लेते हैं और यहाँ एक चार्ज लेते हैं, ठीक है।
इधर हमने लिया कि कुछ 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया और यहाँ ले लेते हैं -4 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं, अलग अलग चार्ज लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, लेट से L डिस्टेंस होगा, नहीं पता कुछ तो डिस्टेंस होगा, समझा, पक्का। अब ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये +2 माइक्रोकूलम है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, है कि नहीं यहाँ पर। अब देखो ये 2 माइक्रोकूलम को कैसा लिखेंगे, एक काम करते हैं, देखो 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। इसको हमने Q1 मान लिया, मतलब Q1 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। दूसरा देखो वो कौन सा, यहाँ पर इसको हम Q2 कंसिडर कर लेते हैं, और Q2 अभी कितना होगा यहाँ पर, -4 माइक्रोकूलम है, मतलब -4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ये कुछ ये वाले पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 वेक्टर, जो कि इस तरफ होगी ऐसे। ये माइनस वाला है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा P पॉइंट पे, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, E2 वाला, ठीक है। अब देखो यहां से लेके इधर तक का डिस्टेंस x है समझो, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, L में से x निकाल दो तो जो बचेगा वो डिस्टेंस होगा L - x डिस्टेंस। और कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि E1 = E2 रहेगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा ना यहाँ पर, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा। हालांकि डायरेक्शन उसका उधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसकी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इतना रहेगा। तो ये बताओ कि ये इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, और L - x का डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस के दूर पे इसका E2 और कितने डिस्टेंस के दूर पे इसका E1 दोनों सेम होंगे, मतलब ये E1 है और ये E2 है, तो दोनों सेम कितने डिस्टेंस के दूर पे होगा वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला पता है हमको, कैसे निकालेंगे, 1/4πε0। अभी इसका निकालना है मुझे, तो कौन सा चार्ज है, Q1, और कितने डिस्टेंस के दूर पे x, तो x का स्क्वायर, तो E1 = 1/4πε0। इसको k कंसिडर कर लेते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, कितना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। देखो Q1 कितना है यहाँ पर, Q1 आ रहा है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना E1। E2 वो कितना बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0, और कौन बनाएगा, ये वाला -4 माइक्रोकूलम। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हुए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो यहाँ पर 4 × 10⁻⁻6 मैग्नीट्यूड लिया, किधर बनाएगा वो, P पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस के दूर पे, L - x, तो L - x का स्क्वायर हो गया, है ना, बराबर है कि नहीं। अब ये जो ये इसको क्या मान ले हम, k मान ले, तो k कंसिडर कर लिया। अब देखो उन्होंने बोला है कि E1 = E2 बोला है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमको पहले से बताया गया है कि E1 = E2 बता के रखा है। E1 कितना आ रहा है, k × 2 × 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर k × 4 × 10⁻⁻6 अपॉन L - x का होल स्क्वायर। k चले गए, अभी 2 1 जा 2 2 जा, और ये चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा है, देखो 1/x स्क्वायर, और यहाँ बचा है 2/L - x का होल स्क्वायर, ये बचा है ना। इसको यहाँ लेके आते हैं, तो L - x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब ये इधर आ गया, ये 1 यहाँ चला गया, मतलब 2/1 हो जाएगा ना, बराबर। यहाँ देखो दोनों भी स्क्वायर में, मतलब L - x अपॉन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2। अभी यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, L - x = √, क्या हो जाएगा 2, L - x अपॉन x = ±2, मतलब दो कंडीशन, एक बार लिखेंगे हम L - x अपॉन x = +2, दूसरी बार लिखेंगे L - x अपॉन x = -2, ये लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, L - x अपॉन x = इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखो अब ये काम करते, ये L = 2x है, इसको यहाँ भेजो तो +x हो जाएगा। L = 3x, हमें x चाहिए तो इसको नीचे भेजेंगे, L/3
3 हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब ये -x यहीं पर रहेगा, ये इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और +L वहां जाके -L हो जाएगा। x इज इक्वल टू -L। अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? डिस्टेंस नेगेटिव में थोड़ी होता है। L तो हमारा डिस्टेंस था, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात वो क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू -L। -L मतलब ये L इधर तक है ना, तो इधर इधर हो जाएगा, इधर थोड़ी है हमारा चार्जेस, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये होगा। यानी कि x कितना आ रहा है, x आ रहा है L/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? L/3। x निकल गया, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? L/3 है, तो ये हो जाएगा 3L, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर L/3 यानी कि 2L/3। तो L माइनस एक्स कितना आ रहा है? 2L/3, 2L/3। अब मान के चलो कि अगर मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर का है, समझो एग्जाम्पल, कितना? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, इधर क्या करोगे, 6/3 मतलब कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। मतलब इधर से इधर कितना? 2 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर देखो, इधर क्या 2/3 है, L कितना है? 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा कितना? 4। मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से लेके यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर के दूर के यहाँ पर जो बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर के दूर पे जो बनेगा वो E1। ये दोनों भी कैसे हैं? सेम है, तभी ये कंडीशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व कर लोगे आप, समझ जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक और बात देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, उस तरीके को हम समझ लेते हैं। देखो हम यहां पर एक प्लेट लेते हैं और इधर एक प्लेट लिया, ठीक है? क्या लिया? प्लेट। ऐसे 2 प्लेट है, लाइट समझ के चलो। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर क्या किया हमने? पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट किया। इसके तरह दूसरा एक यहाँ पर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट किया है। मतलब 2 पैरेलल प्लेट है ऐसे, ठीक है? या फिर ऐसे। तो यहाँ इसके ऊपर क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस है, जितना पॉजिटिव यहाँ पर है उतना नेगेटिव यहाँ पर है, ऐसे। लेट्स से ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है। मतलब इनके बीच में गैप d है, ठीक है? देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा था? इधर जा रहा था। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, है ना? तो देखो दोनों का क्या होता है, ये दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होंगे? यहाँ पर ये और ये दोनों ऐड होगा, E1 प्लस E2, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां पर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इस तरफ जा रहे हैं ऐसे, है ना? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ऐड होता है दोनों मिला के। तो मान के चलो कि इस पूरे सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वो कितना बन गया, उसको हम बता दे रहे हैं कि E बन रहा है। कितना बन रहा है? E। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म कैसे? आप कहीं पर भी देखो, यहां पर चेक किया तो भी इतना ही रहेगा, इधर चेक किया तो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज है उतने यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ असिस्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे, असिस्ट कर रहे हैं। तो ये असिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सब जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा है इधर कम है,
इधर और ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना बन रहा है, ई बन रहा है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, ई हो गया। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ले जाकर रखता हूं, जैसे हमारे पास क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, वैसे मैं कोई एक चार्ज को ले जाकर रखा, मान के चलो कि कोई प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, इसके अंदर जाके रख देता हूं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, ई आ रही है। तो हमने यहां पर एक चार्ज को रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो अब इस पे ऊपर कितनी फोर्स आएगी, कितना फोर्स आएगा। सोचो इसको अगर मैं यहां पर रख देता हूं, लेट से अगर यहां रख दिया प्लस क्यू, इस पे कितनी फोर्स आ रही होगी, तो कैसा निकालोगे, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यहां पर Q, यही लिखोगे ना, E इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन Q, मतलब इस पे कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स कितना आएगा F अपॉन ए चार्ज कितना है Q, F अपॉन Q, ये पता चलेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फॉर्मूला पहले से पढ़ के आया हमने, है ना, कोई भी चार्ज रहने दो, उस पर कितना फोर्स आ रहा है वो अपॉन वो चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई। अब मुद्दा ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को है ना इधर से हम इधर लेके जाना चाहते हैं। अब ये है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव के पास बैठा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली ये लोग खींच के रखे हैं, और ये पॉजिटिव वाला धक्का मार रहा है, मतलब वहां पर रहेगा। तो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको इधर से धक्का मारते हुए यहां पर लेके आना चाहता हूं। तो आप मुझे बताओ, एक तो सामने से बहुत ज्यादा फोर्स आ रही है, इतना फोर्स आ रही, और हमारा चार्ज यहां बैठा है, मुझे उसको यहां लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, उस पर फोर्स एग्जर्ट करूंगा। कितनी फोर्स एग्जर्ट करूंगा, जितना सामने से फोर्स आ रहा है ना, मैं उतना ही करूंगा, बस उससे थोड़ा ज्यादा करूंगा, और ऐसे करते करते उसको धक्का मार के मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा। तो मैं इधर से इधर तक लाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई की, फोर्स F अप्लाई किया। जितना सामने से आ रहा है मैं भी उतना ही कर रहा हूं, बट इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मतलब लगभग मेरा ड्राइविंग फोर्स और सामने का ऑपोजिंग फोर्स लगभग इक्वल है। तो जो भी मेरा ड्राइविंग फोर्स है और सामने वाला ऑपोजिंग फोर्स है, वो दोनों सेम हो जा रहा है। ऑपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स क्या है, सेम हो रहा है। तो ऑपोजिंग फोर्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो मैं चार्ज को यहां से यहां लेके गया, तो कितना फोर्स अप्लाई किया, इतना, जितना सामने से आ रहा है उतना मैं अप्लाई किया। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से लेके यहां तक, d डिस्टेंस। तो d डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या ना, डिस्टेंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि दो गैप का बीच का है ना वो, इसलिए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, मतलब हमने वर्क किया। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। तो जब किसी भी चार्ज को आप मूव कराते हो मतलब वर्क कर रहे हो, तो वर्क कर रहे हो मतलब हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी लगा है किसको मूव करने के लिए, चार्ज को, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पर मूव करवाने के लिए खर्च हुई, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये बताएगा। कैसे पता चलेगा, आपने कितनी एनर्जी खर्च की यहां से यहां पर लाने में, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो चार्ज कितना है, 1 कूलम का है, दोनों का डिवाइड करो तो पता चलेगा आप कितनी वोल्टेज क्रिएट हुआ है, सॉरी दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है पता चलेगा। चलो एग्जांपल के लिए मान के चलते कि हमने यहाँ पर क्या किया, 10 जूल की एनर्जी खर्च कर दी, 10 जूल, और ये चार्ज क्या है, 1 कूलम का है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, 1 कूलम का है, तो 1 कूलम मतलब 10 जूल पर कूलम जो है वो है 10 वोल्टेज, मतलब 10 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है। समझ में आ गई।
और ये हमने पहले से ही अपने इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि W इज इक्वल टू इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये V इंटू क्यू हो जाएगा। अब W क्या है, वर्क डन है, तो यहां पर ये हो गया F इंटू डिस्प्लेसमेंट और V इंटू क्यू। एक काम करते हैं, Q को नीचे लेके आता हूं, तो F अपॉन Q कर देता हूं, और V वहीं पर है, D को नीचे लेके गया तो D हो गया। F अपॉन Q देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, और V अपॉन D बन गया एक फॉर्मूला। मतलब दो पैरेलल प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। दो पैरेलल प्लेट है, वो दोनों के ऊपर हमने क्या चार्ज को डिपॉजिट किया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, फिर नीचे वाला नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है। वो अगर चाहिए तो दोनों प्लेट में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का कितना डिफरेंस है वो ले लो, और उन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में गैप कितनी है वो ले लो। इन दोनों का रेशियो करोगे तो पता चल जाएगा दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनी है वो पता चलेगा। समझ में आ रही, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाया होगा E1, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा होगा E2, दोनों मिला के क्या बना होगा, E बना होगा। तो जो भी E इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना वो आपको इससे पता चल जाएगा। समझ में आ रही है। और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रहा है वो सामने से आ रहा है, दोनों असिस्ट हो रहे, तो इसमें यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेम कैसे रहेगा, जरा मीनिंग समझो। देखो मान के चलो कि वैल्यू आ रहा है, एग्जांपल लिया हमने कि 10 वोल्ट पर मीटर आ गया समझो। चलो इसका यूनिट देखो, पहले यहां पर इसका यूनिट क्या है, वोल्टेज है ना, ये तो वोल्ट हो गया, और ये लेंथ है तो मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ रहा है, वोल्ट पर मीटर। दूसरा यूनिट देखो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ सकता है, एक तो न्यूटन पर कूलम आएगा या तो वोल्ट पर मीटर आएगा। अब तो याद रखोगे ना, है ना, तो याद रखना है, ऐसे यूनिट है। तो एग्जाम्पल है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा है, लेट्स से मैंने बता दिया कि यहां आ रही है E इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ 10 वोल्ट पर मीटर है, इधर 10 वोल्ट पर मीटर है, यहाँ 10 वोल्ट पर मीटर है। दूसरी बात क्या है, देखो वैल्यू सब जगह सेम है, वैल्यू सब जगह सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखो इसका डायरेक्शन इधर 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 इधर, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम लाइन पे, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, तो उन सबका डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब आप यहां पर क्या देख रहे हो, एक तो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो फिर वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है और वैल्यू भी होती है। तो देखो डायरेक्शन सेम है, सबका सेम, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, सबका डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और वैल्यू भी सब जगह सेम है। तो इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाती है। नॉन यूनिफॉर्म बताता हूं, देखो जैसे मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मैं लेता हूं यहां से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। मान के चलो कि इसने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, लेट से एग्जांपल यहां बनाया 10 न्यूटन पर कूलम बनाया। अब देखो ये यहां से भी निकालेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते रहेंगे। अब
इधर भी 10 सेंटीमीटर है, इधर कितना बनाया होगा 10 न्यूटन पर कूलम है। यहाँ 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कितना बनाया 10 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, वैल्यू देखो सब जगह सेम आ रहा है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इधर कितना बना रहा है 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन पर कूलम, 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन पर कूलम, 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन पर कूलम, 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब इन सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है क्या? देखो इधर वैल्यू इधर वैल्यू इधर वैल्यू सेम है, लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग है। इसके यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, इसके यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। सब पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट सेम या कांस्टेंट, डायरेक्शन सेम नहीं है बस, बट मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू जो है ना यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड तो इतना आ रहा है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों भी होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर एक ही सेम है और दूसरा सेम नहीं है, मतलब एक चेंज हो रहा है बार बार और एक का वैल्यू फिक्स्ड है, तो फिर वो सेम नहीं। इसलिए इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझा? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर हो गई? पक्का? चलो ये जो लिया है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहां पर करके दिखा देते हैं हम आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहां पर हमने जो लिया है ना, आपको इधर बता रहा है, इनके बीच में जो वोल्टेज बन रहा है ना, वो वोल्टेज कितना है? वो वोल्टेज है 10 वोल्टेज है समझो। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, लेट्स से मान के चलो कि ये आ गया 1.25 मिलीमीटर आ गया समझो, मैंने ऐसे लिया। ठीक है, 25 मिलीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी? तो पहले बात बताओ, यहाँ पर D इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये -3 मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू, एक काम कर ले, इसको 2 लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, अब पुट करें यहाँ पर क्या फॉर्मूला? V/D। तो E इज इक्वल टू, V कितना है? 20, D कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है? -3 है। तो 2 1 जा, और यहाँ पर 10। E इज इक्वल टू, देखो ये 10 और ये ऊपर गया है तो 10 टू द पावर +3, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4, क्या यहाँ पर? वोल्ट पर मीटर। ऐसे तो इसके बेसिस पे भी सवाल होते हैं, तो वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर 1.2 लिया, मतलब फिर आपको 12 से काटना पड़ता, यानी कि कैसा हो जाता फिर वैल्यू? अगर मान के चलोगे, अगर आप यहाँ पर 1.2 लेते तो यहाँ 1.2 आता, फिर E इज इक्वल टू क्या बनते? V/D। तो ये 20 हो जाएगा और ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना? -3 है। तो इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं, 20 और 12 इंटू 10 टू द पावर कितना? -4 हो जाता। तो 2 6 जा 2 10 जा, है ना? तो ये आ जाता 2 6 जा 12, 2 10 जा 10। यहाँ पर देखो ये ऊपर 10/2 3 जा 2 5 जा हो जाता, यानी कि 5/3, और इसको ऊपर भेजते 10 टू द पावर कितना? +4 होता। E इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, है ना? 3 1 जा 3 तो 20, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 10 टू द पावर कितना रहेगा? 4 वोल्ट पर मीटर। इसका ऐसा आता वैल्यू, और इसका सिंपल था इसलिए मैंने इसको ले लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक हमने कवर कर दी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।